राधे राधे एवरीवन, दिस इज मी मीनू दलाल। और आज हम एक बहुत साइकोलॉजिकल प्लस स्पिरिचुअल एंड साथ में बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ ह्यूमन बिहेवियर को और हमारे जो रिश्ते बनते हैं और उनमें जो हमको कॉम्प्लिकेशन फील होता है, हम नेविगेट नहीं कर पाते, हमारे पास वो रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती, हम सिर्फ सुनी हुई बातों के ऊपर एक्ट करते हैं, जो कि आमतौर पर हमको हमारे फैमिली मेंबर्स के थ्रू, आस पड़ोस के थ्रू, रिश्तेदारों के थ्रू, या फिर हमको वो बातें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती हैं। तो हम बहुत टूटी फूटी नॉलेज के साथ अपने प्रॉब्लम्स को नेविगेट करने की कोशिश करते हैं। आज के सेशन का नाम हमने इनर चाइल्ड हीलिंग रखा है। स्पेसिफिकली जब आपके आसपास बहुत डोमिनेंट पर्सनालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एनालॉजी समझाना चाहती हूँ। कोई भी चीज अकेले डिजर्व नहीं करती, मतलब अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कोई भी चीजें ना आपको ऑलमोस्ट पेयर्स में मिलेंगी। जैसे कि दिन है तो रात है, कोई अच्छा है तो कुछ बुरा है, कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव है। तो ऐसे ही ना नार्सिस्ट अकेले एग्जिस्ट कभी नहीं करते, बराबर में कोई इम्पैथ है, इसलिए कोई नार्सिस्ट है। कोई अकेला अकेला किस चीज को डोमिनेट करेगा? क्या मैं दीवार को डोमिनेट करूंगी सामने वाली, या मैं इस कैन को डोमिनेट करूंगी? कोई होगा जो डोमिनेट हो रहा है, तो ही मैं डोमिनेट कर सकती हूँ। तो जैसे कि रात के बराबर में दिन है, रोशनी के बराबर में अंधेरा है, अच्छाई के बराबर में बुराई है। ऐसे ही कहीं ना कहीं जो हम बहुत सेंसिटिव हैं कि हमें ही क्यों वो प्यार महसूस हो रहा है, वो हम ही क्यों तड़प रहे हैं वैलिडेशन के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, वो इश्क मोहब्बत जुनून खून जलना वो हमारे भीतर ही क्यों है? वो सेम चीज दूसरे इंसान को क्यों नहीं फील हो रही है उतनी ही इंटेंसिटी के साथ? मतलब अगर शायद कोई हम किसी को कॉल करें और वो रिसीव ना करे, स्पेसिफिकली अगर वो हमारा कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, तो हमारा खून जल जाता है। मतलब हम उस चीज के लिए पागल हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम पता है कैसे बिहेव करता है? जैसे किसी ने लोयन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया हो, हम सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, रात में नींद नहीं आती है, बार बार रोना आएगा, ब्रेकडाउन होगा। ये नॉर्मल दोस्तियों में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हो सकता है, इवन पेरेंट्स के बिहेवियर की तरफ से भी हो सकता है। मतलब जिसके साथ भी आपके इमोशनल स्ट्रिंग्स अटैच हैं। ठीक है? तो अब है ना, अभी तो मैंने ना सिर्फ आपसे नॉर्मल बातें करी, लेकिन आज मैंने इस चीज के लिए काफी मेहनत करी है। मैंने पूरे एक हफ्ता बहुत गहराई में जाके, बिकॉज आई हैव अ डीप क्रेविंग फॉर एकेडमिक नॉलेज, कि उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एक पढ़े लिखे इंसान को कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता, वो इररिप्लेसेबल होता है, क्योंकि वो पढ़ लिख के एफर्ट करके आया है और उसकी बातों का वजन अलग होता है। तो पूरे एक हफ्ता बहुत एफर्ट किए हैं इस चीज के लिए। मैं आपको इस सेशन के माध्यम से कीवर्ड लिखवाना चाहती हूँ, कुछ कीवर्ड, कुछ लाइन, ताकि वो आपके साथ रहे। आप उनको जो बार बार रीड करें ना, आपको समझ में आए आप कहाँ गलती कर रहे हैं, हम कहाँ चीजों में पीछे रह जा रहे हैं, जिसकी वजह से इधर बहुत खालीपन महसूस हो रहा है। हमको हर चीज बड़ी नजर आ रही है, एग्जाम बड़ा नजर आता है, नौकरी बड़ी नजर आती है, जो हमारे सामने रिलेशनशिप में इंसान है उसको हमने भगवान बना लिया है, आसपास के जो लोग हैं उनको हम बहुत तवज्जो देते हैं, और हमने अपने आप को ऐसे सिकोड़ लिया है, ऐसे दुबक के बैठ गए हैं हम। हमको हमारा होना महसूस नहीं होता कि हम कुछ हैं। तो दैट्स वाई अभी अगले 1 से 1.5 घंटे के लिए आप बोर ना हो, इसीलिए पहले से बता दे रही हूँ। अगले 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं आपको कुछ चीजें लिखवाना, उनको साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगी ताकि आपको बर्डन भी महसूस ना हो। लेकिन हाँ, लिखवाना, कुछ कीवर्ड, प्योर साइकोलॉजी की कुछ टर्म्स, उनको हम साथ में इंक्लूड करेंगे अपनी जो हमारी प्रैक्टिकलिटी है आसपास की दुनिया की। कोई ज्वाइन करना चाहता है? चलिए, ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप पेन पेपर निकालिए। लोग बहुत लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं।
मैं स्पेलिंग साथ में बोलती रहूंगी, क्योंकि जितना भी साइकोलॉजी का सारा मेजर काम है ना, जो इलीट काम है, वो सारा इंग्लिश लैंग्वेज में है, हिंदी में है ही नहीं। इतनी मेहनत नहीं कर पाई मैं सारे इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर पाऊं। ठीक है, तो इसीलिए मैं स्पेलिंग आपको साथ के साथ बोल दूंगी, जहां पर भी लगेगा कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। तो शुरू करते हैं। द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफ टाइम, द प्रिविलेज, PRIVILEGE, the privilege of a lifetime is to become who you truly are. Who you truly are. Repeating it again. The privilege of a lifetime is to become who you truly are. यानी पता है, कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे कि लीना जी आपका बड़ा क्वेश्चन है, मीनू जी बताइए लाइफ क्या है, जीवन का पर्पस क्या है। ठीक है, तो उसका कुछ टूटा फूटा लंगड़ा लूला आंसर यहाँ से, वैसे तो पूरा इसी में आंसर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दैट आंसर इज ये है कि जो प्रिविलेज है, हमने ये नहीं बोला बेसिक नेसेसिटी है, हमने बोला प्रिविलेज महानता है। भाई कौन लास्ट में ज्वाइन कर रहे हैं, फ्लो टूटता है। शांत मीनू शांत, अच्छे से काम करना है। ठीक है, जो प्रिविलेज है यानी एक बहुत इलीट चीज है, एक बहुत बड़ी चीज है कि आपकी पूरी लाइफ टाइम में सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो ट्रूली इंसान हो आप वो बन पाओ, जो आप ट्रूली हो। पता है आपके साथ क्या होता है, अभी आप अकेले बैठे हो तो आप कुछ और इंसान हो, लेकिन जैसे ही आप उन रिश्तों के बराबर में जाओगी, चाहे हस्बैंड है, फैमिली है, उनके पास जाते ही ना आपके अंदर कुछ और एक्टिवेट हो जाता है, वो पर्सनैलिटी नहीं रहती जो आप ओरिजिनली हो, कुछ अलग बिहेवियर आता है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को सिकोड़ लेते हो, आप ट्रू सेल्फ में नहीं होते। तो क्या हो रहा है, ये समथिंग इज हैपनिंग। तो द पर्पस ऑफ लाइफ कि जो आपका ट्रू सेल्फ है आप वो बन पाओ। आई वॉन्ट टू मेक यू राइट अ लाइन। एक्चुअली ना ये कुछ बहुत लंबे पेजेस का पीडीएफ बन के तैयार हो गया, तो मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ज्यादा नहीं, वैसे तो मैंने इनको हाईलाइट करके रखा है। मीनू जी पर्पस क्या है कि जब दूसरों के सामने जाएंगे तो भी ट्रू सेल्फ में रहेंगे, यही? हाँ बिल्कुल, ये पर्पस है, जो आप हो ओ वही बन के रहना, ऐसा नहीं कि आपने सिकोड़ लिया। पता है क्या है, देयर इज अ लाइन जो आएगी, लेकिन पहले एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आपको शर्म आती है, आपको शर्म आती है उन इंसानों के सामने एज इट इज जाने में जैसे आप हो, आप अपने आप को ऐसे कर लेते हो, सिकोड़ लेते हो, कोई और श्रिंक नहीं करता। लेकिन उस बिहेवियर को स्टडी करेंगे हम ऐसा क्यों करते हैं। कोई हमारे साथ रह के नार्सिसिस्ट क्यों बन पा रहा है, हमारे भाई के साथ तो वो नहीं बन पा रहा, वो हमारी भाभी के शर्म साथ या नहीं बन डर? पा रहा, वो किसी और रिश्तेदार के साथ नार्सिसिस्ट नहीं बन पा रहा। ऐसे हमारे कौन से एंटीना लगे हैं कि उनको वो सिग्नल एक्टिव हो जाता है, कुछ तो होगा हमारे साथ लोचा। ठीक है, तो आई वांट टू मेक यू राइट। शर्म या डर? शर्म होती है, मतलब शर्म ना ये वाली शर्म नहीं है जो हम आमतौर पर बात करते हैं कि अरे तू बेशरम हो गई है, तू बेशरम हो गया, वो वाली नहीं, वो तो सरफेस लेवल बात है। डीप शेम, जो कहीं ना कहीं गिल्ट जैसी ही है कि आप अपने आप को इम्ब्रेस नहीं कर पा रहे, जो आप हो अपने ट्रू कलर्स के साथ सामने नहीं जा पा रहे, आपको अपनी नीड बताने में हेजिटेशन हो रही है। पता है एक बात बताऊं, मैं थोड़ा सा पर्सनल हो रही हूँ, मतलब यार ये तो नॉर्मल चीज है ना, बहुत सारी फीमेल्स शादी के 20-20 साल, 25-25 साल के बाद भी अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज अपने हस्बैंड को नहीं बता पाती हैं, because they are not confident about that। बच्चे पैदा कर लिए हैं उनके साथ, वो बच्चे भी 5 साल के 7 साल के 10 साल के हो गए हैं, बिकॉज वो ना अपने आप को इम्ब्रेस नहीं कर पाए हैं। अभी हम चलेंगे ना आगे, लिखते लिखते चलेंगे तब आएंगे। ठीक है, अभी मैं हाँ लिखिए, लिखिए, इंग्लिश में एक लाइन लिखिएगा। द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग, जो मोस्ट टेरिफाइंग थिंग है, THING, थिंग, द मोस्ट टेरिफाइंग thing is to accept oneself completely, is to accept oneself completely for empath। आप और मेरी जैसी पर्सनालिटी को जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो बहुत डीपली फील करते हैं, जो ना
अपने भीतर यहाँ अपनी छाती में दूसरे इंसान की जरूरतों को महसूस करते रहते हैं कि हाय उसकी तो जरूरत है, उसको कैसे अवॉइड कर दूं, उसको कैसे नेग्लेक्ट कर दूं। आप अपने भीतर दूसरे इंसान की भावनाओं को जीते हैं कि नहीं मैं उसे कैसे नो बोलूंगी, वो तो बुरा मान जाएगी, बुरा मान जाएगा, आप नो नहीं बोल पाएंगे। आप अपने लिए चीजों को बोल नहीं पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे ये चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने बच्चों को नहीं बोल पाएंगे हक से। कुछ होगा जो आपको भीतर ही भीतर रोक लेगा। सो द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग इज टू एक्सेप्ट वन सेल्फ कंप्लीटली। एक्सेप्ट वन सेल्फ कंप्लीटली फॉर इम्पैथ, यानी हम पर्सनैलिटी इम्पैथ हैं। हम क्योंकि इम्पैथ हैं इसीलिए कोई भी हमारे साथ रिलेशनशिप में नार्सिसिस्ट बन पा रहा है। जैसे दिन के साथ रात जुड़ी होती है, अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी होती है, ठीक है, ऐसे ही सूखे के साथ गीला जुड़ा हुआ होता है। सब चीजें ऐसे डुओ में एग्जिस्ट करती हैं। तो नार्सिसिस्ट कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, कहीं ना कहीं कोई इम्पैथ है, अ पर्सन जो बहुत डीपली फील करता है लेकिन जो खुद को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, वो होता है। आगे लिखिए इसी में, दिस इंक्लूड, ये जो टेरिफाइंग थिंग लिखा है ना, इसको 2 बार अंडरलाइन करो ताकि आपको पता हो कि आप सबसे ज्यादा कांड क्या कर रहे हो, आपको क्लैरिटी हो। This include accepting the part of themselves. This include accepting the ACCEPTING, accepting the parts of themselves, that want recognition, rest, R for recognition, R for rest, R for reciprocity. पहला है recognition, RECOGNITION, recognition। दूसरा है rest, REST, rest। तीसरा है reciprocity, RECIPROCITY, reciprocity। and the last is respect, पता है क्या है, आप ना अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पता है क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ना कुछ हिस्से हैं आपके भीतर कुछ हिस्से हैं जो क्या चाहते हैं, रिकग्निशन चाहते हैं कि मैंने कुछ किया है अच्छा, तो मुझे भी तो क्रेडिट दो ना, मुझे वो ये आपकी ना, ये अंदर की ट्रू नीड होती है। आपको चाहिए होता है रिकग्निशन, स्पेसिफिकली जब आप एफर्ट कर रहे हैं, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप घर में कुछ इमोशनल या फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको रिकग्निशन चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन पता है हमारी जैसी जो पर्सनालिटी होती है, हम ना स्टैंड ही नहीं लेंगे अपने लिए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमको रिकग्निशन नहीं भी मिल रहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, हम उसको आई गई बात कर देंगे। हमको रेस्ट चाहिए, ये बात हम मुंह खोल के नहीं बता पाएंगे, करेंगे ऑब्वियसली करेंगे। हमको रेस्ट चाहिए, भाई मैं नहीं कर सकती इतना काम, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे रेस्ट चाहिए, हम मैम बोल ही नहीं पाएंगे। यस मैम। मैम एक मेरा क्वेश्चन था, मैं खुद को रोक नहीं पाई वो क्वेश्चन पूछने से। मुझे पता था कि क्वेश्चन आंसर टाइम का वेट करना चाहिए, बट मैम जैसे नार्सिसिस्ट का मुझे बहुत अच्छा आइडिया तो नहीं है कि कैसे होते नार्सिसिस्ट लोग, शायद मैं भी उन लोगों से सराउंडेड हूँ। बट मैम मैंने अपनी लाइफ में एक पैटर्न देखा है कि मैं बार बार ऐसे लोगों को, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो रिलेटिव्स हो, ऐसे लोगों को बार बार अट्रैक्ट करती हूँ या ऐसे लोगों से सराउंडेड हूँ जो गैसलाइट मुझे बहुत करते हैं। पी फॉर पेन, पी फॉर पेपर, पी फॉर पेशेंस बाबू, ठीक आएंगे है आपके क्वेश्चन पे, जी मैम, ठीक है। थैंक यू। तो आपको रिकग्निशन चाहिए, यानी आपको ना आगे एक लाइन लिखवाऊंगी मैं, जिस आपको समझ में आएगा। एक्चुअली ना ये ना पीसीज हैं, सारे इकट्ठे हो जाएंगे तब आपके सामने पिक्चर आएगी। अभी आपको जितना मिल रहा है आप झोली में डाल लीजिए, जब शायद हमको डिस्कस करते हुए घंटा 1.5 घंटा हो जाएगा तब आपके सामने पूरी पिक्चर बन के रेडी होगी। अभी जो शायद हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा पेशेंस उसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। शायद मुझे अंकिता आपको आंसर करने की जरूरत ही ना पड़े, आपको खुद आंसर मिल जाए आफ्टर द डिस्कशन, ठीक है। तो आर फॉर रेस्ट, हमको रेस्ट चाहिए, ये बात हम खुल के नहीं बोल पाएंगे। प्लीज माइक बंद करें अपना जिसका भी होना है। रेसिप्रोसिटी, हमको बदले में एफर्ट चाहिए। सिर्फ हम इश्क मोहब्बत करने में लगे रहते हैं, हम खुद को प्रूव करने में लगे रहते हैं, हम लोगों के पीछे भागने में लगे रहते हैं, जबकि हमारी कोर नीड है रेसिप्रोसिटी की। आप भी बदले में हमारे लिए करो भाई, ठीक है।
और पता है जब कोई हमारे लिए बदले में नहीं करता उसकी भी एक कॉस्ट होती है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट इज रिस्पेक्ट। हमको ये 4 आर चाहिए होते हैं, ये हमारी कोर नीड होते हैं, लेकिन पता है हम अपनी कोर नीड को भी वैल्यू नहीं करते हैं, हम उनको सप्रेस करते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं, नेग्लेक्ट करते रहते हैं। वो चीजें हमको अंदर ही अंदर चुभती रहती हैं। यानी दिस कंप्लीट लाइन का मतलब क्या है, आपने खुद को पूरे तरीके से कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है। अब रीजन देखेंगे क्यों नहीं किया है, तो लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी आप जितना हो सके लिखने पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कुछ बच जाता है, कुछ स्किप हो गया, तो आई विल अपलोड दिस पीडीएफ इन आवर ग्रुप, यू विल गेट दिस की क्या रह गया है आपका। लिखिए, यू आर द चाइल्ड। क्योंकि देखो, पहले एक छोटी सी और एनालॉजी बता देती हूँ। मान लो कोई पेड़ है, उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो क्या हम ऐसे करेंगे, एक पत्ते को लिया, फिर उसमें थोड़ा पानी लगाया, थोड़ी सी उसको धूप दी, वो पत्ता, मतलब कोई पत्ता फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई पत्ता दोस्तियों में प्रॉब्लम है, कोई पत्ता ऐसा है कि सब मेरे को गैसलाइट कर रहे हैं, कोई पत्ता ये डिनोट कर रहा है कि आपकी मम्मी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, कोई पत्ता ये डिनोट कर रहा है कि कोई भी आता है तो आपको बेवकूफ बना के चला जाता है। यानी जब ये पत्ते क्या है ना, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये नहीं कि एक पत्ता लिया, उस पत्ते को आपने सनस्क्रीन लगा दी, ऐसे नहीं कर सकते ना। हम ट्रंक में जाएंगे, या तो पेड़ की ट्रंक में कोई दिक्कत है, या जड़ें खराब हो रही है, पानी वानी नहीं मिल रहा है। ऐसे ही हमारी 99.9999% प्रॉब्लम हमारे चाइल्डहुड में रूटेड होती हैं। जो हमारे पैटर्न होते हैं वो हमारे चाइल्डहुड में होते हैं, हमने वहां से चीजें उठाई हुई होती हैं और हमको खुद नहीं पता कि हम क्या उठा के घूम रहे हैं। सो दैट्स वाई लिखिए, यू आर द चाइल्ड। आप वो बच्चे हैं, यू आर द चाइल्ड who was never allowed to be selfish, who was never allowed to be selfish. Full stop. You had overwhelming need. You had overwhelming, OVER, overwhelming, WHELMING, overwhelming need to fix everyone. You had overwhelming need to fix everyone. To absorb their pain. To absorb, ABSORB, absorb their pain. To disappear yourself for others. To disappear yourself. To disappear yourself for others. आगे लिखिए, that was not a spiritual gift. That was not a spiritual gift, but a survival programming. But a survival programming from a childhood. Survival programming from a childhood. That was not a spiritual gift. मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप जितना लिख पा रहे हैं उतना लिखिए, क्योंकि मैं हर किसी को बीच में बार बार में करूंगी तो फिर मैं बोलती रह जाऊंगी, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, कुछ आपका रह जाता है तो वहां पे फिल इन द ब्लैंक बना दीजिए। रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ये हर किसी से रिक्वेस्ट है। दैट वाज नॉट अ स्पिरिचुअल गिफ्ट बट सर्वाइवल प्रोग्रामिंग फ्रॉम अ चाइल्डहुड। सर्वाइवल प्रोग्रामिंग फ्रॉम अ चाइल्डहुड where your needs were too much, where your needs were too much, comma, your feelings were too loud, your feelings were too loud, 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 comma, your very existence conditional,
योर वेरी एग्जिस्टेंस कंडीशनल ऑन सर्विंग अदर्स, ऑन सर्विंग अदर्स। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बचपन में जाके देखिए, आप अपने बचपन में जाके देखिए, आप अपनी लाइफ में कभी सेल्फिश ही नहीं हुए। विद्या जी माइक ऑफ कीजिएगा अपना प्लीज। वेरी गुड। हाँ, तो अगर आप अपने बचपन में जाके देखोगे ना, देखो अभी जाके महसूस करो, अभी दोबारा आंख बंद करके ना अपने उस घर के वातावरण में जाओ, आप कभी सेल्फिश ही नहीं हुए। आप हमेशा अपने भीतर क्या फील कर रहे थे, आप ना अपने घर के इमोशनल बैरोमीटर थे। इमोशनल बैरोमीटर की घर का माहौल कैसा है। बैरोमीटर मतलब जो प्रेशर नापने की एक मशीन होती है, आसपास कितना प्रेशर है, हवा का कितना प्रेशर है, उसको नापने के लिए बैरोमीटर इस्तेमाल होता है। आप इमोशनल बैरोमीटर थे। मम्मी का मूड कैसा है, पापा का मूड कैसा है। अगर मम्मी पापा की लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप यहाँ लो फील करने लग जाओगे। सब बच्चे गली में खेल रहे हैं, उनको पता भी नहीं उनके घर में क्या हो रहा है, और ये एक बच्चा है जो लगातार अपने भीतर अपने पेरेंट्स के मूड को, घर के माहौल को जी रहा है। तो आप शुरू से, ये सर्वाइवल प्रोग्रामिंग है। कुछ लोगों को ये लगता है ना, मैं तो इतनी सेंसिटिव हूँ, मैं तो इतनी बढ़िया सोल हूँ। ये कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट नहीं है आपका। आपने सिर्फ पैदा होके इस ब्रह्मांड पे कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर दिया है कि आपको पैदा होते ही स्पिरिचुअल गिफ्ट दे दे कोई। उसको वो कमाना पड़ता है शायद। ये आपकी सर्वाइवल प्रोग्रामिंग है। आपको समझ में भी आएगा कि ये कैसी प्रोग्रामिंग है, कहाँ सर्वाइव करना था मुझे। दिस इज योर सर्वाइवल प्रोग्रामिंग, जहां पर आपकी जो नीड्स है ना, दे वर टू मच। आपके घर वालों ने आपकी नीड्स को ये बताया, फॉर एग्जाम्पल आप खुद से खाना नहीं खा रहे, आपके पेरेंट्स आपके दूसरे भाई बहन को खिला रहे हैं जो छोटे भाई बहन है, लेकिन आपको वो खाना तोड़ तोड़ के नहीं खिला रहे, क्योंकि उनको ये लगा कि आपकी इमोशनल नीड बहुत ज्यादा है। उन्होंने एक दो बार आपको डांट दिया तो आप दोबारा पूछने ही नहीं गए। आपको लगा मेरी नीड्स बहुत ज्यादा है, या आपको लगा कि मेरी फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। मतलब आसपास के माहौल ने आपको नेग्लेक्टेड फील कराया। यानी जो आपका खुद का एग्जिस्टेंस है वो किस तरह से कंडीशन हो गया कि आपको दूसरों को सर्व करना है। हम कई बार अपने छोटे भाई बहनों का भी ख्याल रखने लग जाते हैं सो दैट पेरेंट की हेल्प हो जाए, जबकि और लोग नहीं कर रहे हैं आसपास। जो हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग रहे हैं उन्होंने नहीं फील किया अपने भाई बहनों को, अपने मम्मी पापा की हार्डशिप्स को, लेकिन आपने अपने पेरेंट्स की हार्डशिप को इतना फील कर लिया। नाउ यू आर ट्रेन्ड टू अट्रैक्ट द हार्डशिप्स। ठीक है, आप ये अट्रैक्ट वर्ड है ना, ये बहुत गहरा है, इसको आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। ये वो वाला अट्रैक्शन नहीं है जो यूट्यूब के हम वीडियो से सुन के आते हैं कि आप बैठे बैठे कुछ भी आप तो कैसे अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं आता है, ऐसे कुछ नहीं आता है, ऐसे चल के तो कुछ नहीं आता है भाई। ठीक है, म्यूचुअल एनर्जी का एक्सचेंज होता है। आप भी उस इक्वेशन में पार्टिसिपेट करते हो। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, कोई इंसान जबरदस्ती आपकी लाइफ में नहीं घुसता है कि आके चिपक गया, अब निकल ही नहीं रहा है अंदर से। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक इंसान ऐसे सडनली जा रहा था, अचानक से उसने रास्ता मोड़ा और आपके अंदर घर में आ गया और चिपक गया आपसे। तो वो वाला अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन नहीं है। दिस इज मोर साइंटिफिक। इसको और ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजिकल स्टडी में डेप्थ में जाएंगे तब समझ में आएगा। लिखिएगा अब। हाँ, तो आपको ये समझ में, क्या आप इस वाले फैक्ट से एग्री करते हैं कि बचपन में आपने अपने पेरेंट्स को, अपने घर के माहौल को, अपने पेरेंट के बीच के रिश्ते में जो भी टेंशन थी उसको, घर की लड़ाइयों को बहुत अपने भीतर जिया है, अपनी बहुत इमोशनल एनर्जी दी है। एक फैक्ट आप रिकॉग्नाइज करते हो तो आगे चल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आप कहाँ पर हो। अब आज आपकी जो अडल्ट लाइफ चल रही है, कुछ आप सीख गए हो, कुछ आपका सीखना बाकी है। इसको क्या बोलेंगे, इसको, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंडिविजुएशन। राइट अ कीवर्ड, INDIVIDUATION। इंडिविजुएशन। इंडिविजुएशन का मतलब होता है साइकोलॉजिकल जर्नी। इंडिविजुएशन, साइकोलॉजिकल जर्नी टुवर्ड होलनेस। साइकोलॉजिकल जर्नी टुवर्ड्स होलनेस। WHO WHO LESS
NESS WHOLE होलनेस, यानी आप ना एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनने के रास्ते पर हो, कुछ हद तक बन गए हो, कुछ हद तक नहीं बन पाए हो। पता है आप इंडिविजुअल नहीं बन पाए, आप अपने माँ बाप के बेटी बन के रह गए, घर की बहू बन के रह गए, पत्नी बन के रह गए। आप एक इंडिविजुअल हो, आई एम अ इंडिविजुअल, मेरी नीड है, मेरे सपने हैं, मेरे ड्रीम्स हैं, मेरी बाउंड्रीज हैं, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मेरा तो निकल कर ही नहीं आया, मैं हूं, वो तो भाव कभी निकल के ही नहीं आया। हमेशा ना ऐसे कंधे झुके रहे कि अरे नहीं पापा बुरा मान जाएंगे, अरे नहीं मम्मी बुरा मान जाएंगी, अरे समाज वाले क्या बोल देंगे, अरे रिश्तेदार क्या बोल देंगे, ये कंधे झुके ही रहे, ये कभी से खड़े ही ना हुए कि मैं हूं। तो इसलिए आप ना हमेशा मेल्टेड मेल्टेड से ही रहे, पिंगले पिंगले से रहे, आपका कभी कोई स्ट्रक्चर बन के खड़ा ही नहीं हो पाया। पता है कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हम जिनके साथ रहते हैं ना वैसे ही बन जाते हैं, हमारी कोई पहचान ही नहीं है, हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। ठीक है, आगे लिखिए। ये आपके बिहेवियर के बारे में और बताएगा। योर ऑथेंटिक सेल्फ, योर YOUR, योर ऑथेंटिक सेल्फ, AUTHENTIC, योर ऑथेंटिक सेल्फ was sacrificed to keep other comfortable. Your authentic self was sacrificed to keep other comfortable. यानी जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है ना, जो आप रियलिटी में इंसान हो, आपने क्या किया, आपने अपने ऑथेंटिक सेल्फ को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि दूसरे कंफर्टेबल रहें। मतलब हमने ना ये एक अनपेड ड्यूटी अपने सिर के ऊपर ले ली कि हमको दूसरों को कंफर्टेबल फील कराना है। क्या आप देख सकते हो अपने बचपन में या टीनेज में कि आप ना कुछ ऐसे भी काम कर रहे थे जो आप खुद नहीं करना चाहते थे, बट यू वांट टू मेक योर पेरेंट्स फील कंफर्टेबल एंड हैप्पी अबाउट इट। या आप अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ आप पर्सनली नहीं करना चाहते थे लेकिन आप उनको खुश करना चाहते थे, आप ना ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कि वो आपसे नाराज हो जाएं। तो आपने अपने, पता है आपको दुख क्यों हो रहा है, आपको खालीपन क्यों फील हो रहा है, आपके अंदर का ऑथेंटिक सेल्फ गायब हो गया, आप रियलिटी में कौन हो आपको पता ही नहीं है। मम्मी के पास हो तो मम्मी जैसे हो, पापा के पास हो तो पापा जैसे हो, मतलब मम्मी के पास हो तो मम्मी की इमोशनल नीड का ध्यान है, पापा के पास हो तो पापा की इमोशनल नीड का ध्यान है, अपने पार्टनर के साथ हो तो उनकी इमोशनल नीड का ध्यान है कि उनको बुरा ना लग जाए, वो क्या सोचेंगे। इवन कई बार आप सच भी बोल रहे होते तो भी अपने सच को निगल जाते हो कि मैंने ज्यादा सच बोल दिया तो इनको हर्ट हो जाएगा, और वही वही चीज आपको प्रॉब्लम भी कर रही है, फिर भी आप अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे। तो रीजन क्या है ना, सर्वाइवल, ये आपकी प्रोग्रामिंग है। आगे लिखिए और समझ में आएगा। मीनू जी क्योंकि वो दो वर्ड बहुत ज्यादा सिखा दिए, सेल्फिश और ईगो। अगर अपने बारे में जरा सा भी सोचा तो बोलते सेल्फिश हो गए हो, ईगोइस्टिक हो गए हो। आएंगे आएंगे आएंगे, इस बात पे आएंगे, ये आएगा शायद 1.5 घंटे बाद आएगा थोड़ा। मैंने भी कुछ, मुझे लगता है ना ये ना 3 या 4 दिन की क्लास होनी चाहिए थी, मैंने इसको शायद 1 दिन की में घुसाने की कोशिश कर रही हूँ, पर कोई बात नहीं, कुछ तो सीख के निकलेंगी। ठीक है, एक्चुअली मेरी दिक्कत ये है कि मैंने चुपचाप ना आपको लिखवा नहीं सकती, मुझे बीच में एक्सप्लेन करना पड़ जाता है, वो मेरे अंदर से आता है। ठीक है, वरना चुपचाप लिखवा दो तो 1 घंटे में लिखवाया जाए और 2 घंटे में एक्सप्लेन हो जाए, लेकिन मुझे हर लाइन एक्सप्लेन करनी है। तो मीनू ठीक जी है, वो आपकी यूएसपी है, हाँ समझाने हाँ हाँ अच्छा। हाँ, ठीक है, लिखिए, हम लिखते हैं, लिखिएगा। कंपल्शन वर्सेस कॉन्शियस चॉइस। कंपल्शन, COMPULSION, कंपल्शन वर्सेस कॉन्शियस चॉइस। पता है हमने है ना सारी जिंदगी ऐसी जी है, जिस चीज को जीते हैं वो हमारा पैटर्न बन जाता है। जिस भी चीज को हम जीते हैं ना, अगर मैं सुबह उठते ही ये यहाँ पे रखा है, सुबह उठते ही मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, फिर मैं उठी फिर मैंने इसको यहाँ रख दिया, फिर अगले दिन मैं उठी मैंने इसको यहाँ रख दिया, मैंने इसको जिया है तो ये मेरा पैटर्न है, मैंने जिया है, एनर्जी लगाई है, एफर्ट किए हैं, ये मेरा पैटर्न बन गया। ठीक है, अब सारी जिंदगी पता है हमने क्या जिया है, हमने कंपल्शन को जिया है, हमको भीतर से नेचुरली कंपल्शन फील होता है कि उसको कंफर्ट फील कराना है।
हम चाहते भी नहीं है, हम खुद को बोल भी देते हैं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीवन, मैं क्यों किसी के लिए एफर्ट करूं, मैं क्यों उनको हैप्पी फील कराऊं। लेकिन फिर भी हमारे भीतर ऐसा कंपल्शन होता है कि ना हमको ऐसा लगता है कि कुछ हमारा बिछड़ जाएगा, कुछ छूट जाएगा। सर्वाइवल प्रोग्रामिंग है ना, सर्वाइव कैसे सर्वाइव करेंगे, ये सामने वाला नाराज हो गया, ये चुप हो गया, ये बोलेगा नहीं, साइलेंस हो जाएगा, मैं सर्वाइव कैसे करूंगी, मतलब मुझे शाम का खाना कैसे मिलेगा। इट्स लाइक मैं जंगल में हूँ आज से कई हजार साल पहले और मैं एक पेड़ के नीचे बैठी हूँ, इट्स लाइक यार शाम का खाना कहाँ से आएगा। वही वाला डर लगता है कि सामने वाला 2 दिन 3 दिन बात नहीं करेगा तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगी। सामने वाले की चुप्पी से शेर जैसा डर लगता है। तो कंपल्शन वर्सेस कॉन्शियस चॉइस। अब जो हमारा जो ये प्रोसेस है ना ऊपर इंडिविजुएशन वाला कि हमको कंप्लीट इंडिविजुअल बनना है, हमको होलनेस की तरफ जाना है, अपने आप में पूरा बनना है, उसका मतलब क्या है, हम कॉन्शियसली चूज कर पाए हमको क्या बिहेवियर करना है, वो कंपल्शन ना हो। मान लो किसी को कोई नशे लेने की आदत हो गई है, किसी को गांजा फूकने की आदत हो गई, तो कंपल्शन है उसके लिए, उसको करना ही पड़ेगा, वो रह ही नहीं पाता है। फिर जब वो रिट्रीट सेंटर में जाता है, थोड़ा उसके ऊपर काम होता है, आराम आराम से उसके कंपल्शन को उसकी कॉन्शियस चॉइस में कन्वर्ट किया जाता है कि वो शांत है, रिलैक्स है, अपने आप से कनेक्टेड है, और वो आराम आराम से खुद से बोल रहा है कि नहीं मुझे कॉन्शियसली चूज करना है। ठीक है, अब ये कंपल्शन से लेकर कॉन्शियसनेस की जो जर्नी है, बीच में बहुत पड़ाव है, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको क्लैरिटी दे रही हूँ कि ये कहानी है क्या। आगे लिखिएगा, ये जो जर्नी है ना, ये आपने यहाँ पे लिखा है कंपल्शन, यहाँ पे लिखा है कॉन्शियस चॉइस, बीच में एक एरो लगाया है कि भाई ये जर्नी है। ठीक है, उस एरो के ऊपर भी एक एरो लगा के लिखिएगा कि इसका मतलब क्या है। कंपल्शन से कॉन्शियसली जाना, कॉन्शियसली चूज करना किसी चीज को, बीच में क्या चीज आती है। इट्स अबाउट reclaiming the right. It's about reclaiming the right to care for yourself. Reclaiming the right to care for yourself with the same intensity. With the same intensity, to care for yourself with the same intensity you have always cared for others. You have always cared for others. यानी जब आपके भीतर इतनी ही इंटेंसिटी से ये भाव जागने लग जाए कि मुझे मेरी भी डीपली केयर करनी है, मुझे अपना डीपली ध्यान रखना है, मुझे अपने इमोशंस का ध्यान रखना है, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, मेरे कुछ गोल्स हैं, मेरे कुछ सपने हैं, वो आपको डीपली फील होने लग जाए। ऐसे नहीं आप थोप रहे हो अपने ऊपर, एक ऐसी जर्नी है, आप एक ऐसी जर्नी में घुस गए हो, आप इस तरीके के सेल्फ लव में आ गए हो, आपकी विजडम इस तरीके की डेवलप हो गई है, आपकी समझ इतनी गहरी हो गई है अपने बारे में कि आपको ये भाव महसूस होने लग गए हैं। आपको कौन से इमोशन फील हो रहे हैं कि मुझे मेरा ध्यान रखना है। ये समझा नहीं रहे आप अपने आप को। हम क्या करते हैं, हम समझाते हैं कि यार मुझे भी तो मेरा ध्यान रखना चाहिए ना, या हम जब आपस में दोस्त बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, यार तुझे भी तो तुझे ध्यान रखना चाहिए ना। ये सरफेस लेवल की बात है। एक ऐसी जर्नी जब आपको खुद अंदर से, ऐसे अंदर से बीज फूटता है ना, तो आपको अंदर से ये बात महसूस होने लग जाए, हाय मुझे मेरा ध्यान रखना है, मुझे मतलब आपको अपने लिए चिंता हो। आप कैसे इंसान हो, आपको अपने लिए कभी चिंता नहीं हुई। क्या फील कर सकते हो इस बात को। आपको सबकी चिंता रही, पापा की, मम्मी की, पार्टनर की, दोस्तों की, पढ़ाई की, पेपर की। क्या आप इस फैक्ट को रियलाइज कर सकते हो, क्या आप इसको महसूस कर सकते हो कि आपको कभी अपनी चिंता नहीं हुई। चिंता भी हुई तो पता है क्या हुई, एग्जाम नहीं निकला तो लोग क्या कहेंगे, ये नहीं पूछा मुझे कैसा फील होगा, या मेरी शादी टूट गई तो लोग क्या कहेंगे, या मेरी 30 की उम्र हो गई है और मैंने शादी नहीं करी है तो लोग क्या कहेंगे, या मेरी 35 साल की उम्र हो गई मेरा बच्चा नहीं हुआ है लोग क्या कहेंगे। मतलब यू आर इनहेरेंटली, आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि आप ना बाहर की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड हो। आप कैसे हील होगे। तो अब मम्मी जी चिंता क्या होता है, एक क्या? एग्जांपल अभी दीजिए अपनी चिंता। अरे अपनी चिंता लेना जी, जैसे कि आपको ना डीपली फील होने लग जाए कि मेरी हेल्थ, मैं क्यों मूड खराब करूं, मेरे पास चॉइस है, जब मैं बाहर जाके
बढ़िया खाना खा के आ सकती हूँ, मैं फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं घूमने जा सकती हूँ, मैं क्यों बंद कमरे में बैठ के रो रही हूँ कि 2 लोग मेरे को अटेंशन नहीं दे रहे, ये 2 लोग मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। या जब मेरे पास, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं खुद का कुछ बिल्ड कर सकती हूँ, मैं क्यों घर वाले परिवार वालों के ड्रामे में फंसी पड़ी हूँ। मेरे पास तो बहुत सारी चॉइसेस हैं क्योंकि मेरे पास दिमाग है, मैंने काम किया है मेरे ऊपर, मैं क्यों बैठी हूँ किसी के लिए। या मेरे पास और 4 ऑप्शन है कि मैं अपनी हेल्थ के लिए ये कर सकती हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ये कर सकती हूँ, मैं क्यों बैठी हूँ कि ये 2 लोग मेरे को अटेंशन नहीं दे रहे हैं, मैं भैंस क्यों बन गई हूँ और मैंने इन लोगों को अपना खूंटा क्यों बना लिया है। वो ये किसी को समझाना ना पड़े आपको, ये भीतर से ऐसे निकल कर आए, बिकॉज आप एक जर्नी में हो। जर्नी क्या थी? साइकोलॉजिकल जर्नी टुवर्ड होलनेस, कि आप एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन रहे हो। अभी आप कंप्लीट इंडिविजुअल नहीं हो, आप किसी की बेटी हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बहन हो, किसी की माँ हो। आप नहीं हो, आप सब हो। मतलब राइट नाउ आप हील कैसे होगे? मतलब लोग बोलते हैं ना हमको हील होना है, हमको ये करना है। अरे आप ही नहीं हो, आप बहुत कुछ हो, बहुत 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 कुछ हो, लेकिन आप नहीं हो। ठीक है, आगे लिखिएगा। ये जो आप इंसान बने हो ना, जो आज आप इंसान हो, किस चीज का रिजल्ट है? आज आप जो इंसान हो वो किस चीज का रिजल्ट है? वो है इमोशनल हाइपर विजिलेंस। इमोशनल लिखिएगा, इमोशनल, इमोशनल के बाद हाइपर, HYPER, हाइपर विजिलेंस, VIGILANCE, इमोशनल हाइपर विजिलेंस इन चाइल्डहुड। एरो लगा के लिखिएगा। अ सर्वाइवल मैकेनिज्म, अ सर्वाइवल मैकेनिज्म that develop when a child safety depend upon, when a child safety depends on constantly monitoring the emotional state, constantly monitoring the emotional state of their caregivers, of their caregivers। मैं रिपीट कर रही हूं एक बार। इमोशनल हाइपर विजिलेंस इन चाइल्डहुड, यानी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म दैट डेवलप व्हेन चाइल्ड सेफ्टी डिपेंड्स ऑन कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द इमोशनल स्टेट ऑफ देयर केयर गिवर्स। यानी जब आप बचपन में बच्चे थे, तो अगर आप अपने बिहेवियर को नोटिस करोगे तो आप ना हाइपर विजिलेंस थे, आप ना मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। विजिलेंस होता है किसी का निरीक्षण करना, किसी को देखना बैठ के। आपने अपने बचपन में बहुत देखा है मम्मी का मूड कैसा है, पापा का मूड कैसा है, क्योंकि एक बच्चे की सेफ्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो उसके केयर गिवर्स हैं। अगर मम्मी पापा, देखो, मम्मी और पापा बच्चे के केयर गिवर है, मम्मी पापा बच्चे की दुनिया है। वो मम्मी पापा आपस में लड़ रहे हैं, पापा मम्मी के ऊपर एग्रेसिव हो रहे हैं, मम्मी रो रही है, तो बच्चे को तो यही लगेगा ना कि मेरी दुनिया उजड़ रही है। तो वो जो बच्चा है ना, वो उस सिचुएशन के लिए हाइपर सेंसिटिव हो गया कि मूड कैसा है इन लोगों का। हाइपर मैम विजिलेंस। मैम मुझे तो बचपन में जब भी मेरे पेरेंट्स फाइट करते थे तो स्पेशली बोला ही जाता था कि मेरी वजह से लड़ रहे हैं। तो बहुत लंबे टाइम तक मुझे यही लगता रहा कि आई एम द कॉज। तो सोचिए आपका कितना डैमेज हुआ है, आपके अंदर वाले बच्चे का कितना डैमेज हुआ है। आप कितने डीप शेम और गिल्ट वाले इमोशन में जियोगे पूरे अपने चाइल्डहुड। मीनू जी, मैं पूरे टाइम सॉल्यूशन ही खोजती रहती थी कि क्या ऐसा कर दूं क्या कि इनका झगड़ा खत्म हो जाए हमेशा के लिए, जबकि मैं उस वक्त 6-7 साल की थी। मैंने मैंने क्या बहुत मैंने बहुत बार शेयर किया है एक 1-to-1 सेशन की छोटी सी कहानी कि एक 7-8 साल की बच्ची है जो ये वेट करती है कि 7 बज गए हैं, पापा ऑफिस से आ रहे हैं, पापा को जल्दी से खाना दे देती हूँ ताकि पापा मम्मी को बोले ना और फिर मम्मी पापा की लड़ाई ना हो। और ये बच्ची बेचारी अपने नाना नानी के घर जा रही है, बुआ के घर जा रही है, वहां पर बच्चे खेल रहे हैं खो खो कबड्डी लुकम छिपाई, और ये सोच रही है हाय 7 बज गए, पापा घर आ गए होंगे, और कहीं पापा मम्मी को कुछ कर ना दे। लुक एट द साइकोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ दिस पर्सन।
ये कितना लोड लेके चल रही है। और जिसको लोड लेने की आदत हो गई वो हर जगह जाके लेगा। वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा किसी की नाराजगी। अब देखो, जैसा हमारा ना रिश्ता किसके साथ होता है, मम्मी पापा के साथ होता है ना, वैसा ही हमारा पार्टनर के साथ होता है। वो भी हमारा केयर गिवर कहलाता है। पार्टनर भी तो केयर गिवर ही होता है। ठीक है, हम पार्टनर को दे रहे हैं, वो हमको हमारी केयर दे रहे हैं। तो जैसा जैसा रिलेशनशिप आपका अपने पेरेंट्स के साथ रहा है, दोनों में से दोनों के साथ या दोनों में से किसी एक के साथ, आप सेम रिलेशनशिप अपने पार्टनरशिप में भी यही सही देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को डेट करने के लिए गई और मैंने देखा कि वो इंसान है ना, मतलब एफर्ट नहीं कर रहा बहुत ज्यादा, तो ऐसा नहीं होगा मैं वहां से 2 स्टेप पीछे ले लूंगी और बोलूंगी कैंसिल, मुझे जाना ही नहीं है। भाई मैं तो पिछले 18 साल से, 20 साल से, 25 साल से ट्रेंड हूं कि दोनों में से मेरा कोई एक पेरेंट ऐसा है जिसने एफर्ट करने के बाद भी मेरे को अटेंशन नहीं दी, और फिर भी मैंने पूरी चाइल्डहुड उसके लिए एफर्ट की है। भाई मेरी तो ट्रेनिंग है। मैं ऐसे मैम बंदे अभी को तक कर रही हूँ। मैं ऐसे बंदे को कैसे छोड़ दूंगी। मैंने, अगर मैं 25 साल की हूँ और मैं डेट करने निकल रही हूँ, और इस 25 साल में घर में मैंने किसी न किसी मम्मी पापा के साथ या दोनों के साथ या किसी एक के साथ मेरा ऐसा रिलेशनशिप रहा है कि मैंने बहुत एफर्ट भी किए तो भी उन्होंने मुझे वो प्यार, केयर, अटेंशन, वैल्यू नहीं दी। लेकिन क्योंकि वो मेरी मम्मी है, क्योंकि वो मेरे पापा है, क्योंकि वो मेरे केयर गिवर है, क्योंकि मैंने उनको बचपन से देखा है, क्योंकि मैंने उनको दुनिया माना है, क्योंकि मेरे पास उनके अलावा कोई था नहीं उस टाइम पे, और सब बोलते हैं मम्मी पापा ही सब होते हैं, मम्मी पापा ही सब होते हैं, तो मैंने थ्योरी भी मान रखी है। तो अब मुझे तो आदत है कि इवन चाहे मेरी मदर मेरे को उतना रिस्पेक्ट, केयर, अटेंशन ना दे, तो भी मुझे तो आदत है भाई कि आई विल मेक एफर्ट। वो मेरे 100 एफर्ट में से 2 को भी अप्रिशिएट कर देगी, मुझे लगा मैं इंडिया पाकिस्तान मैच जीत गई, यही तो फीलिंग आएगी ना। तो अब मुझे तो आदत है कि मैं बाहर डेट करने के लिए जा रही हूँ और वो बंदा मेरी मदर की तरह टफ है, नॉट इमोशनली अवेलेबल, नॉट मेकिंग दैट मच एफर्ट। मुझे तो वो गेम खेलने में मजा आएगा बिकॉज ऑफ फैमिलियरिटी, क्योंकि मैं फैमिलियर हूँ उस गेम से कि आई विल चेज, अभी वो नहीं मिलेगा, नो मिलेगा, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, आई विल चेज, फिर वो मुझे थोड़ा सा मिल जाएगा, ओ OMG मैं जीत गई। यही तो है। तो ये वो बंदा आके चिपका नहीं है, एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग है भाई। उस बंदे की कोई गलती नहीं है। जिसको आप नार्सिसिस्ट कह रहे हो ना, उसकी कोई गलती नहीं है। अगर हम बात पार्टनरशिप की और दोस्ती की कर रहे हैं, ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं कि कोई इंसान सड़क पे ऐसे मस्ती मस्ती में जा रहा था और उसका मूड हो गया, वो अचानक से चिपक गया, आपकी रीढ़ की हड्डी से अलग ही ना हो रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ कभी भी, बिकॉज आपने म्यूचुअली एनर्जी एक्सचेंज करी है आपस में। आपको रेड फ्लैग दिखा था शुरू में, लेकिन आपको रेड फ्लैग फील नहीं होता क्योंकि आप लाल जंगल में रहकर आए हैं। ठीक है। पर अगर पेरेंट्स अपने नार्सिसिस्ट रहे हो तो हमें तो पता ही नहीं है ना वो टर्म और वो सब चीजें, तो कैसे समझें, कैसे हैंडल करें, वही चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं फिर। अभी वही तो समझ रही हैं, और क्या कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं। आई थिंक डैमेज शायद मैं डैमेज फंबल हो गई। डैमेज माँ के पेट से कैसे सीख के आते, वो डैमेज कंट्रोल अभी कर रहे हैं कि चलो बाकी बाकी जो कांड हुआ सो हुआ, आगे ऐसा ना हो हमारे साथ। दैट्स व्हाई इट्स अ साइकोलॉजिकल जर्नी टुवर्ड्स वेलनेस, कि आप एक होल, एक कंप्लीट इंसान बन रहे हो। ये साइकोलॉजिकल जर्नी है, स्पिरिचुअल बाद में है। कुछ लोग पता है क्या है, हर जगह स्पिरिचुअलिटी घुसा देते हैं कि सारे कुछ ग्रह घूम रहे थे, कुछ पास्ट में कोई जन्म हुआ था, फिर कुछ कुछ ऐसा हुआ था, कुछ कुछ वैसा हुआ था। सो मिस्ट्री, दिस इज अ प्योर साइकोलॉजी। अगर आपके केयर गिवर्स ने, आपके पेरेंट्स ने अनकॉन्शियसली, उन्होंने भी ऐसा नहीं है कि उनका एजेंडा है कि हम अपने बच्चे को ऐसे लाल जंगल में रहने की, रेड कॉरिडोर, जैसे झारखंड में नक्सलिज्म है ना, तो उसको रेड कॉरिडोर बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के और झारखंड के या आंध्र प्रदेश के कुछ ऐसे एरिया है जहां पे नक्सलवादी रहते हैं, तो उस एरिया को रेड कॉरिडोर बोला जाता है। तो ऐसे हमारे पेरेंट्स का एजेंडा नहीं था कि वो हमको रेड कॉरिडोर में रखना चाहते हैं जहाँ पे गोली बारूद चल रहे हैं। वो ऐसे ही थे भाई, वो ऐसे ही थे। ठीक है, और वो मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, इसमें हम घुस भी जाएं तो हम कुछ निकाल नहीं पाएंगे कि जो हमारे ही पेरेंट्स ऐसे क्यों है, दुनिया के क्यों नहीं है। अब भाई उनकी अपनी कंडीशनिंग रही होगी कि हमें नहीं पता वो किस तरह के जंगल में रह के आए हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है, उन्होंने क्या फील किया है। तो वो पोस्टमार्टम करने का कोई फायदा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ऐसे क्यों।
मेन मीनू जी, बात इसलिए ये लोग है। सोल कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। अरे कुछ भी जब बोल दो समझ भाई, नहीं पाते तो आप बोल किसी देते हैं। तरीके के भी कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, सोल्यूशन तो नहीं निकल रहा। ठीक है, अब मैंने बोल दिया भाई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलने के बाद एक दिन तो आपको शांति मिल गई, फिर अगले दिन वो अंदर खलबली मच रही है पीस ऑफ माइंड की। आपको आपको ना, भाई मैं ज्यादा बोल रही हूँ, खत्म नहीं होगा, पर क्या करूँ, बोलना मेरी जरूरत है। यहाँ पे है वो लाइन कि आपको वो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली फीलिंग आ रही है ना, यहाँ पे है उस चीज का आंसर, और उसका एग्जैक्ट आंसर है यहाँ पे, चलो लिखते हैं। लिखिएगा अब, मतलब जो आपके साथ दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना के बारे में एक लाइन लिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज नॉट कॉन्शियस लर्निंग, मतलब दिस वॉज नॉट, बचपन की बात कर रहे हैं ना, दिस वॉज नॉट कॉन्शियस लर्निंग, मतलब आपने जो भी सीखा है ना, वो कोई कॉन्शियस लर्निंग नहीं थी कि आपने जानबूझ के सीख लिया। दैट वॉज अडेप्टिव वायरिंग, अडेप्टिव, ADAPTIVE, अडेप्टिव वायरिंग, WIRING, योर ब्रेन, फुल स्टॉप लगा के, योर ब्रेन लिटरली, योर ब्रेन लिटरली rewired itself, your brain literally rewired itself for survival, in an emotionally unpredictable environment, emotionally unpredictable environment। ठीक है, यानी आपने जो सीखा अपने बचपन में, वो आपने कॉन्शियसली नहीं सीखा है। आपने जो भी सीख लिया, आपने पीपल प्लीजिंग सीख लिया, आप नो नहीं बोल पा रहे, आप अपनी चीजों को बहुत सामने सटीक तरीके से नहीं रख पा रहे, आप दब जा रहे हैं। जैसे कुछ बहुएं पता है क्या बोलती हैं, जी हम अपनी सास की प्रेजेंस में से सिकुड़ जाती हैं। भाई तुम पहली बार नहीं सिकुड़ रही, तुम बचपन में जाके देखो, तुम सिकड़े सिकड़े कहीं तो घूम रहे थे, तुम पहले से ही सिकड़े सिकड़े हो। तुम नए नए सिकड़े सिकड़े नहीं बने हो। मतलब सिकड़े सिकड़े से मतलब केकड़े, समझ में, केकड़ा ऐसा ही होता है, सिकड़ा सिकड़ा सा, तो तुम नए नए केकड़े नहीं हो, तुम्हारी तो हिस्ट्री है केकड़ा बनने की। तो वो क्यों हो रहा है, अडेप्टिव लर्निंग है। मीनू जी, ये भी सिकड़ा होने की एग्जाम्पल है क्या? जैसे पापा मेरे कमरे में गए तो मैं अंदर से सिकुड़ जाती हूँ कि वो देखेंगे कि AC लाइट पंखा सब चालू है, हाँ पहले से ही मुझ पे आ जाता है। हाँ हाँ, और ऐसे ही आप अगर आप देखोगे, आपका भाई बिल्कुल चिल रहेगा कि एक एसी और चला दो, चाहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ हाँ, और वो वहां देख के भी आते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हाँ ठंडा होना जरूरी है ना कमरा, तो हाँ मेरे हाँ, साथ। वही तो, ये आपको आपके भीतर कुछ शिफ्ट हो जाता है, जैसे वो इंसान कमरे में आएगा ना, आपके भीतर कुछ शिफ्ट हो जाएगा, आप ना चाहते हुए अलर्ट हो जाओगे। अगर आप फैल के सो रहे हो ना, और आपको पता चल गया कोई कमरे में आ गया, आप ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाओगे। हाँ, मैं तो उठ के बैठ जाती हूँ। हाँ, ये यही होता है। ये बॉडी, ये आपकी बॉडी ने सीख लिया है कि कहाँ पे रिलैक्स होना है। आपने डॉग का बिहेवियर देखा है, वो डॉग है ना अपने ओनर के साथ ना ऐसे ऐसे चारों टांग हवा में ऊपर करके सोता है, क्योंकि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत रिलैक्स है, वो खुश है भाई। और जब भी वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में होगा जहाँ पे वो डरा हुआ है, वो ऐसे सिकुड़ जाएगा, छोटू सा हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारी बॉडी फील करती है कि वो कहाँ पर सेफ है और कहाँ पे वो सेफ नहीं है। तो इसीलिए ना, आप जो भी बचपन से सीख के आए हो, ये मत बोलो कि मैं ऐसी हूँ, भाषा बदल लो। मेरा पहला वीडियो जो यूट्यूब पे था वो यही था, दैट वर्ड्स कैन चेंज योर लाइफ। जो आपके शब्द आप मुंह से बोलते हो ना, वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपने ये बोलना सीख लिया कि मैंने बचपन में ये सीखा है कि मैं लोगों को नो नहीं बोल पाती हूँ, तो आपका दिमाग ये समझेगा, अच्छा बचपन में सीखा है तो बदला भी जा सकता है। लेकिन कोई इंसान ये बोल दे, मुझसे तो नो बोला ही नहीं जाता, इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया है, उस लाचारी को इम्ब्रेस कर लिया है कि मुझसे तो नो बोला ही नहीं जाता। हाँ, बंद कर रही हूँ आज। ठीक है, आगे लिखिएगा। अभी आपकी महानता का थोड़ा आपकी महानता का जिक्र चलेगा इसमें। यू डेवलप्ड हम कितने महान थे। यू डेवलप्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, यू डेवलप्ड
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू सेंस what others feel and need. आपने बचपन में ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षमता अपने भीतर डेवलप कर ली कि आपको ऑटोमेटिकली सेंस हो जाता है कि कोई इंसान क्या फील कर रहा है और उसकी क्या जरूरत है। क्या आप अपनी क्षमता से परिचित हैं? इस सेशन का अंत होते होते मैं आपका ब्रेन वॉश इस तरीके से कर दूंगी, आप अपने दुश्मन है, किसी ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा ताकि आप आसपास के लोगों को गुस्सा करने की बजाय सारा फोकस अपने ऊपर, अपने डेवलपमेंट के लिए लगाएं। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट टुवर्ड्स अ जर्नी ऑफ होलनेस। ठीक है, अब तो जिस लिखिएगा। मोमेंट में आपसे बात करते करते जो मोमेंट्स याद आपके एंटेंगल हो रहे हैं उसको कैसे हैंडल करें कि आपका लॉस्ट हो गया वॉइस और वो हावी हो गया मोमेंट। आई होप यू P अंडरस्टैंड। फॉर पेपर, P फॉर पेन, P फॉर पेशेंस। आएंगे बाबू आएंगे। ठीक है, अभी तो लॉस फील का हुआ, अभी तो मैं कराऊंगी आप लोगों को। आप क्या सोचती हो सस्ते में चले जाओगे यहाँ से? इतना लॉस फील कराऊंगी। जस्ट किडिंग, बुरा मत मानना। लिखिए, आगे लिखिए। हल्का करके भेजोगे, नहीं, इस तरीके का करके हल्का भेजूंगी, करके भेजोगे इस ना तरीके कि का करके नोट्स भेजूंगी कि बनाओगे अब मैं अपना नुकसान नहीं करूंगी। ठीक है, सारा भार निकाल के। जिसको जैसा रहना है वो रहे, मम्मी को जैसा रहना है मम्मी रहे, पापा को जैसा रहना है पापा रहे, दुनिया को जैसा रहना है दुनिया रहे। मुझे भाई किसी को नहीं बदलना है, मुझे भाव मुझे रहना खुद से चाहिए। प्यार करना है। ये भाव भीतर आना चाहिए। लिखिएगा, दिस सर्वाइवल अडेप्टेशन, दिस सर्वाइवल अडेप्टेशन came with a terrible cost, खतरनाक कीमत के साथ। कीमत जो जिंदगी आपकी लॉस्ट हो गई। ये जो आपने सर्वाइवल एडेप्टेशन सीख लिया कि जो केयर गिवर्स हैं, जो घर का माहौल है वो बड़ा ही इमोशनली अनप्रिडिक्टेबल है, कब किसमें माता आ जाए पता नहीं, तो बच्चा रेडी रहता है। ठीक है, बच्चा हाइपर विजिलेंट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो अपने घर वालों की टोन सुनकर महसूस कर जाता है कि अगले 5 मिनट में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, लाइक मैं बहुत अपनी पर्सनल लाइफ में तो नहीं घुसती हूँ, लेकिन जब मैंने ऐसा कुछ फील किया था तो मैं आसपास के हथियार छुपा देती थी कि भाई और कुछ कर लेंगे, आपस में मारा पीटी ना करें। तो आसपास जो पॉसिबल हथियार होते थे कि यार ये हथियार लग गया तो सामने वाला बंदा तो मर ही जाएगा, एक काम करती हूँ मेजर डैमेज ना हो तो वेपन्स हटा लेती हूँ यहाँ से। तो मैं इतना जिस दिन करती मैं थी। ऐसे ना सफाई करके रखती थी, कहीं भी गंदा रह जाता था मुझे लगता था मम्मा यहाँ देख के मूड खराब हो सकता है, मेरी डांट पड़ सकती है, तो मैं ना हर जगह की वैसे सफाई करके रखती थी कि कोई भी कोना खराब ना रह जाए। बिल्कुल, मैम ये सब बहुत अनफॉर्चुनेट है, मुझे तो गुस्सा आने लगा है ये सारी चीजें सोच सोच के कि पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे को सच में लिटरली मेरा पहला इमोशन तो पीस से ज्यादा तो एंगर का है। ये जर्नी में आएगा, लेकिन पता है अब जब मैं वो जर्नी क्रॉस करके आ गई हूँ, मुझे आता है मजा कि पास्ट में जो भी हुआ हो भाई, अब जिंदगी मजेदार है। अभी अभी मैं भैंस नहीं, कोई मेरा खूंटा नहीं, मैं हूँ खुला सांड। मुझे ये वाला एटीट्यूड आता है, तो मुझे ना मजा आता है अब जिंदगी जीने में कि भाई जो जीना था जो जी लिया, और बढ़िया है जी लिया, अब कहीं जाके बंधेंगे नहीं। जिंदगी के चाहे मुझे 10 साल, आने लग गई है जिंदगी के चाहे 10 साल बचे हो, वही खुल के जिएंगे। इट्स लाइक मैं खुला सांडू, मन करेगा तो मैं किसी मिट्टी में जाके लेटूं, मन करे मैं पेड़ के नीचे रहूं, मन करे मैं किसी का खेत उजाड़ के आऊं, मेरा मूड है भाई। मेरा मूड है। ठीक है, वो खुलापन आता है, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो कोई बात नहीं, वो दूध का जला एक बार उसको देख लो, महसूस कर लो, लॉस को प्रोसेस कर लो। अभी जो गुस्सा आ रहा है ना, ये हेल्दी गुस्सा है अंकिता। दिस एंगर इज हेल्दी, ये आना चाहिए। अगर आपको राइट एंगर नहीं आ रहा, आपको अपना लॉस फील नहीं हो रहा, आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि आपका क्या लॉस हुआ है, तो आप हीलिंग जर्नी में, ये जो जर्नी है साइकोलॉजिकल जर्नी है कि आपको एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनना है। नाउ यू डोंट वांट टू बी डिफाइंड बाय अदर्स, कि दूसरे डिफाइन करें आपको। तो
आप अपने आप को, आपके माता पिता ने आपके शरीर को जन्म दिया, बट राइट नाउ आप खुद को जन्म दे रही हो। लेबर पेन तो होगा, आप एक कॉन्शियस चेतना को जन्म दे रही हो। आपके माता पिता ने सिर्फ शरीर को जन्म दिया, दे जस्ट डिड द सेक्स। कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए थी बच्चा पैदा करने के लिए, और आप आ गए। ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट लेबर पेन एंड द इमोशनल नर्चरिंग एंड केयर गिविंग ऑफ अ मदर, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली तो उन्होंने शरीर को ही जन्म दिया। मैम मतलब मुझे तो ये सब पता नहीं था पहले, बट मैं हमेशा जब गुस्सा होती थी ना मम्मी से बोलती थी कि सबको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, अपने ही पेरेंट्स को बोलती थी कि सबको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। तो मेरी मम्मी हमेशा मैं ऐसे बोलती थी, गुस्सा होती थी कि मैं ना चिट्ठी लिख कर नहीं गई थी, मैंने पैदा कर दो, क्यों करी थी? हाँ, मुझे पैदा क्यों हाँ, किया? हाँ, मैं चिट्ठी लिख के गई थी, मैं डाकिया बन के आई थी कि मेरे को पैदा कर दो। ये मैं फिर जब मैं रिबेलियस थी। अब तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, अब तो वो अपनी दुनिया में बिजी रहते हैं, वो उनको भी अब तो आई थिंक नाउ तो मेरे पापा को भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। मेरे पापा की आपके साथ 1-to-1 सेशन कब हो सकता है? मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा ही रहता है। रियली ऐसे तो सच नहीं बोलेंगे 1-to-1 कब हो सकता है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो वैसे पूछने आएंगे, यहाँ पे स्टेयर्स में आ जाएंगे, दरवाजा नॉक करेंगे कि बेटा 5 मिनट के लिए आओगे नीचे, ठीक है? ऐसे 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 आते हैं। ऐसे ही मेरी मदर का रहेगा कि ठीक है तेरे पास टाइम है? तो मतलब अब मेरे को समझ में आता है कि शायद मैं अपनी दुनिया में इतनी बिजी हूँ, या मैंने अपनी एक पैरेलल दुनिया बना ली है जहां पर मैं मेरे जैसी बन के रह सकती हूँ। मैं आज भी अपने मम्मी पापा जैसी नहीं बन सकती, मैं उनसे बहुत अलग हूँ। मेरी फीलिंग्स अलग हैं, मेरे थॉट्स अलग हैं, मेरे सपने अलग हैं, मेरी चॉइसेस अलग हैं। मैं उनकी जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, ना इमोशनली ना मेंटली। हाँ, डीएनए वीएनए मेरा मैच करता होगा उनके साथ, अगर वो मुझे रोड से उठा के नहीं लाए हैं तो। मैम आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। क्योंकि मतलब मुझे एक मिनट, मुझे पूरा बचपन लगता रहा अंकिता मुझे रोड से उठाया गया है, और एक बार मेरी मम्मी ने मजाक में बोल दिया तुझे हम सांपला रोड से उठा के लेकर आए थे, और वो वो बात मेरे जहन में घुस गई, क्योंकि मुझे ना हमेशा डिस्क्रिमिनेटेड फील हुआ एज अ फीमेल चाइल्ड, तो शायद मैं सेंसिटिव भी बहुत थी। मैम किया गया होगा, अगर फील हुआ तो मे बी शायद ऑब्वियसली इट वाज रियल। हाँ हाँ, इट वॉज रियल। और ऊपर से ना मेरे समाज ने और मेरे स्कूल ने कमी नहीं छोड़ी। पता है मेरा खून फूकता था, लड़कियों को खेलने के लिए पीरियड नहीं दे रहे हैं, गेमिंग पीरियड होता है ना, लड़कियों को नहीं दे रहे, तुम बैठो भाई लड़के खेल के आएंगे, क्योंकि ये लड़कियों का तो स्कोप हमारे ही यहाँ क्या भी है? ऐसा हुआ था। जस्ट लिसन, स्कूल का प्रिंसिपल ऐसा है, मैं तो कोई कोई उठा के उसको अफगानिस्तान पहुंचा दो, इंडिया में उसकी जरूरत नहीं है भाई, अफगानिस्तान में तुम बेटर सर्व करोगे, ठीक है? तो मेरा खून फूकता था ऐसे, मैं कभी खुश ही नहीं रह पाई। मैं ना अपनी पूरी स्कूल लाइफ खुश नहीं थी, मैं लोगों के साथ रिलेट नहीं कर पाती थी, मैं अकेले में बैठ के रोती थी क्योंकि मैं किसी से रिलेट ही नहीं कर पा रही। लेकिन अब मुझे समझ में आता है भाई, तुमको तुम्हारे लायक लोग मिलेंगे अगर तुम चलते रहो तो। हैं इस दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग जिनकी तुम्हारे साथ बन पाएगी, जो तुमको ओपनली रिसीव कर पाएंगे। हमारे पेरेंट्स की कैपेसिटी नहीं है कि वो हमको ओपनली रिसीव कर पाए। जरूरी नहीं हमारे आसपास के लोग, जो हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे साथ शेयर करते हो, पेरेंट का, बॉयफ्रेंड का, ब्रदर का, सिस्टर का, बट नॉट नेसेसरली कि साइकोलॉजिकली इमोशनली वो हमको रिसीव कर पाए। और ये भी एक कंडीशनिंग है कि ये आसपास के जो जरूरी रिश्ते हैं, जो खून वाले रिश्ते हैं, ये तो समझे ही समझे हमको, नहीं जरूरी नहीं है। कई बार आपको वो लोग ज्यादा अच्छे से रिसीव कर लेंगे, ओपनली रिसीव कर लेंगे, रिस्पेक्टफुली रिसीव कर लेंगे, आपको समझ लेंगे, जिनका दूर दूर से आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसीलिए ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। और हम क्या करते हैं ना, अपनी सेल्फ वर्थ को उन लोगों के बिहेवियर से जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो अब फिर हम चूक गए, चलो लिखते हैं। ज्योति जी इसमें बाद में घुसेंगे, आपने जो मैसेज किया है आई हाईली रिस्पेक्ट यू, बट वी हैव अ टाइम लिमिट, मतलब आई हैव अ टाइम लिमिट, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा मैं चाह कर भी नहीं बोल सकती ना। ठीक है, आगे लिखिएगा। हाँ, मैंने लिखा था मैंने रिपीट कर रही हूँ, दिस सर्वाइवल एडेप्टेशन केम विद अ टेरिबल कॉस्ट, द सप्रेशन ऑफ व्हाट वी कॉल एज योर ऑथेंटिक सेल्फिशनेस। यानी आपने सप्रेस कर लिया किसको? अपनी ऑथेंटिक सेल्फिशनेस को,
सेल्फिश होना गलत नहीं है। पता है इसको क्या बोला गया है साइकोलॉजी में? द सैक्रेड सेल्फिशनेस। सैक्रेड, पवित्र सेल्फिशनेस। कि सेल्फिश होना, सैक्रेड सेल्फिशनेस एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई आपको होना चाहिए, आपको ओपनली अपनी नीड, अपनी चॉइसेस, अपनी डिमांड सामने रखनी चाहिए।